नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अतीक अहमद की, उसमें मिले राजनीतिक संरक्षण की, उसकी अवैध और बेनामी संपत्ति जिसका ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण हुआ है उसकी बात करेंगे। पूरे अतीक परिवार गैंग की बात करेंगे, माफिया परिवार अतीक अहमद की। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है, उसकी बात करेंगे कि किस तरह राजनीतिक संरक्षण हमेशा ही अतीक अहमद को मिलता रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके अवैध निर्माणों की जिसका ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया गया है। दोस्तों, पुलिस आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जब्तीकरण किया गया है 416 करोड़ 92 लाख रुपए का। वहीं दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण की तरफ अगर हम अपनी निगाह डालें तो यहाँ पर 751 करोड़, इसके अलावा 52 लाख रुपए, 751 करोड़ 52 लाख रुपए का यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया गया है। अगर टोटल हम देखें तो यहाँ पर 1168 करोड़ 45 लाख रुपए का जो यहाँ पर जो पूरा जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया गया है इतनी बड़ी मात्रा में। और दोस्तों, यहाँ पर जो सूचना मिली है उसके अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर इसके जो अवैध कारोबार चल रहे थे, जो अवैध ट्रेडिंग ये कर रहा था, अवैध कारोबार हम कह सकते हैं, वसूली कर रहा था, इन सभी को मिलाकर जो यहाँ पर सालाना जो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरह इन माफियाओं पर कार्यवाही हुई है, इसका सालाना नुकसान है 1200 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, 1200 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी मात्रा में ये अवैध रूप से पैसे कमा रहा था। दोस्तों, अतीक अहमद के इस फलने फूलने में सिर्फ अतीक अहमद की अवैध निर्माण नहीं बल्कि अतीक अहमद की जो अवैध व्यापार का जो पैसा था उसके इन्वेस्टर का भी है। जो व्यापारी अपने इसके पैसे को इन्वेस्ट करके इसके पैसे को वाइट बनाते थे उनका भी है, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस अतीक अहमद के फलने फूलने में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। अब सवाल यही आता है कि इतने शार्प शूटर्स, इतने शूटरों की पूरी गैंग अतीक अहमद के पास है, फिर भी अतीक अहमद ने असद को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया? दरअसल यहाँ पर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का भी यही कहना है कि जो बयान उसने दिया है कि इसमें हमारे बेटे को यानी कि असद को शामिल नहीं किया जाने वाला था, पर यहाँ पर अतीक अहमद ने ही ये कहा था कि हमारा जो मकसद है वो कैसे पूरा होगा, असद को तो इसमें शामिल करना ही होगा। दरअसल इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर। जब अशरफ ने पूरी प्लानिंग सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रेकी करे बिना कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है दोस्तों, पूरी देखरेख की जाती है कि वो व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है, किस वक्त पर कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी पूरी तहकीकात की जाती है, जिसके बाद ही प्लानिंग को अंजाम दिया जाता है, प्लानिंग की जाती है। जिस समय पर अशरफ प्लानिंग कर रहा था उस समय पर अतीक अहमद ने ही ये कहा था कि यहाँ पर असद को इसमें शामिल करना होगा क्योंकि हमारा मकसद इसी से पूरा होगा। इनका मकसद था योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना। इनका मकसद था कि ये अभी भी दिखा सके कि अभी भी उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, गुंडा राज है, जिसके चलते आज अतीक अहमद का पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। अतीक अहमद मुंह की खा रहा है, अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे रो रहा है, कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर रहा है। अपने बेटे की खबर सुनकर सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि अतीक अहमद कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर पड़ा था। दरअसल ये लोग डर फैलाना चाहते थे। अगर पॉलिटिकली इसे देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो ये आगे जाकर जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ भी हो सकते थे, उनसे जो फायदा लेते, उनको ये दिखाते, उनको फायदा पहुंचाते, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ ढूंढ रही है मुद्दा, और यहाँ पर उन्हें कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो ये कर लगातार इन्होंने जो हत्या की उसके बाद इनके आरोपी फरार हो गए। ये दिखाना चाहते थे कि देखिए उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमने हत्या भी की और इसके बाद यहाँ से हमारे जो शूटर थे वो फरार भी हो गए। ये लंबे समय तक इस मामले को चलाना चाहते थे, जिसके बाद विपक्षी इसका फायदा उठा सके और अतीक अहमद को भी इसका फायदा दे सके, जिसके चलते पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया। और योगी आदित्यनाथ ने जो ठाना इन्हें मिट्टी में मिलाना है वो करके दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का बेटा असद तो मिट्टी में मिल चुका है, अब यहाँ पर
अतीक अहमद लगातार डर के मारे यही सोच रहा है कि अगर कोई मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे तो मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि अतीक अहमद इस तरह फंस चुका है। अतीक अहमद की जान हलक में अटकी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने जो डर अतीक अहमद को दिया है, आज वो गले में उसके फांस की तरह चुभ रहा है। दोस्तों, कहा ये भी जा रहा है, सभी इस चीज सामने आती जा रही है कि लगातार जो अतीक अहमद का पूरा परिवार है वो माफियाओं का परिवार है, इसलिए इस पूरे परिवार पर ही कार्यवाही जरूरी है। इसकी पत्नी ले लीजिए, इसके बेटे ले लीजिए, इसका भाई ले लीजिए, सभी बहनों ले लीजिए, बहन ले लीजिए, सभी एक के बाद एक माफिया है। इसकी पत्नी के खिलाफ भी 3 मुकदमे जो माफियागिरी के वो तय हो चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं, जिसके चलते 8 करोड़ की अवैध संपत्ति इसकी पत्नी के नाम पर थी वो जब्त की जा चुकी है। लगातार इसके बाद कई आरोप यहाँ पर उसके भाई पर भी लगे, जिसके बाद 27 करोड़ की जो संपत्ति थी वो उसकी जब्त की गई। लगातार इनका हर मेंबर घर का माफिया है, क्योंकि इनमें कुछ धर्म ईमान होता नहीं है, भाई बहन का रिश्ता ये मानते नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई चाचा का कोई मामा का उन्हीं के साथ शादी कर दी जाती है। और जिसके बाद ये जो पूरा गैंग है, परिवार का गैंग, यहाँ पर अब ये पूरा माफिया गैंग बन गया है। दोस्तों, 1979 में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ था। 50 से ज्यादा केस अतीक अहमद पर चल रहे हैं। पूरे परिवार का अगर टोटल करें तो यहाँ पर 165 या उससे ज्यादा लगभग इतने जो केस है इनके पूरे माफियागिरी पर, माफिया गैंग पर, इनके पूरे माफिया परिवार पर चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दूं, अतीक अहमद को पहली बार 28 मार्च को उम्र कैद की सजा मिली। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों, आज तक जो सरकारी संरक्षण था वो अतीक अहमद को मिल रहा था, जो यहाँ पर संरक्षण के चलते वो सांसद भी बन चुका है। यही लगातार जो संरक्षण उसको मिल रहा था, इसलिए वो फल फूल रहा था, जिसके चलते जो भी गवाह होते थे या तो वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते थे, और कोर्ट तक पहुंच भी जाते थे तो वो पलट जाते थे। कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि कोर्ट में गवाह ने अपनी गवाही पलट दी। वही दूसरी तरफ एनएसए, गुंडा एक्ट और माफिया, इन सभी जो आरोपों में यहाँ पर अतीक अहमद पर जो एफआईआर दर्ज है, और पर जो पिछली सरकारें थी उनके चलते आज तक इतनी बड़ी कार्यवाही अतीक अहमद पर कोई नहीं कर पाया था, पर आज योगी आदित्यनाथ ने यही चीजें की है। वही दूसरी तरफ असद के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास से कई बड़े हथियार मिले थे, विदेशी हथियार AK-47 मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद असद ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, करीबन 40 फायरिंग उसने की, जिसके बाद पुलिस को भी उसका एनकाउंटर करना पड़ा। विपरीत पुलिस को उस पर कार्यवाही करनी पड़ी। अब कोई भी पुलिस वाला उसके सामने जाकर आत्महत्या तो करेगा नहीं, कार्यवाही में वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी पूरे अतीक अहमद की माफियागिरी की कहानी, उसके मिट्टी में मिलने की कहानी। लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद की जो गैंग थी उसकी धरपकड़ कर रही है, लगातार कार्यवाही कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।